नमस्कार, मैं हूं रमन होगाई और स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। गणतंत्र दिवस से पहले अयोध्या में हादसे की साजिश। अयोध्या में रेलवे पटरियों से गायब मिले कई बोल्ट। रेल कर्मचारियों के पेट्रोलिंग के दौरान हुआ खुलासा। आनन फानन में पटरियों को किया गया दुरुस्त। अयोध्या कोतवाली में रेलवे ने दर्ज करवाया केस। घटना की जांच में जुटी पुलिस। रेल कर्मचारी सत्य प्रकाश ने इसको देखा और ये देख सकते हैं आप किस तरह से रेलवे पटरी से नट बोल्ट हटा लिए गए। रेलवे कर्मचारी जब पेट्रोलिंग कर रहे थे ट्रैक की तो उन्हें पता चला इस घटना के बारे में और उनकी तत्परता से ये हादसा एक बड़ा जो हो सकता था कोई वो टल गया। इसका मामला अयोध्या कोतवाली में दर्ज करवाया गया है। तो अयोध्या में रेलवे पटरियों से गायब मिले कई बोल्ट। दो आदमी पेट्रोलिंग लगाया जाता है रात में 11 बजे से 7 बजे तक। तो इन सब जो है पहला चक्कर में तो ठीक ठाक था, तो दूसरा चक्कर जो 5 किलोमीटर फिर लौट के आया वही 5 साढ़े 5 बजे का टाइम में जो है यहाँ बोल्ट गायब मिला। जब गायब मिला तो उन सब ने जो है हमको जा करके वह 7:30 बजे जो है लगभग 7:30 बज रहा था तो जा करके बता दिया था। तो हम अपना इंचार्ज को जो है सूचित कर दिया। तो उसका बाद यहाँ साइड में आया तो उसका बाद इंचार्ज साहब ने जो है खासन लगाने को बता दिया, खासन लगा दिया था। अब देश में जहां गणतंत्र दिवस को मनाए जाने की तैयारी की जा रही है तो वहीं रामनगरी अयोध्या में एक बड़े साजिश की जानकारी उस समय हुई जब रेलवे कर्मचारी के द्वारा यहाँ पेट्रोलिंग की जा रही थी। दरअसल पूरा मामला है कि ये रेलवे क्रॉसिंग है, रेलवे पटरी है जहाँ पर लगभग रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूरी पर है जो यहाँ पे पुलिया है और इस पुलिया के जो लगे बोल्ट हैं उन बोल्टों को निकाल दिया गया था। लगभग 3 बोल्ट गायब होने की जानकारी है और उसके बाद इस पेट्रोलिंग के दौरान इसकी जानकारी होने के बाद आनन फानन में अधिकारियों ने इसकी तत्काल जाँच की और इसे तत्काल सही करा दिया गया। लगातार जिस प्रकार से देश में लगातार जो गणतंत्र दिवस का जो तैयारियां हैं वहीं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है। ऐसे में अयोध्या की सुरक्षा बेहद खास मानी जा रही है और कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश का शिकार थी और इस साजिश के शिकार के तहत जो है अयोध्या में इस घटना को अंजाम देने की साजिश रची गई थी। लेकिन अधिकारियों की जानकारी मिलने के बाद अब इस पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। अयोध्या कोतवाली में तहरीर के बाद मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। लेकिन अब इस घटना के बाद कहीं ना कहीं अयोध्या की सतर्कता, अयोध्या से जुड़े सभी मामले पर लगातार जांच शुरू कर दी गई है। अयोध्या से पास न्यूज इंडिया के लिए। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। गृहमंत्री अमित शाह, सीएम योगी समेत कई नेता बैठक में मौजूद होंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आग का तांडव। केमिकल फैक्ट्री में जोरदार धमाके के बाद आग लग गई। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में ये बड़ी खबर आ रही है जहां एक जोरदार धमाके के बाद आग लग गई। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में केमिकल फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ और जिसके बाद आग लग गई। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आग का तांडव। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र के कोल्हापुर की तस्वीरें हैं जहां पर केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। जोरदार धमाके की आवाज के साथ यहां केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। तो ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर की केमिकल फैक्ट्री की तस्वीरें हैं जहां पर एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी और उसके बाद आग लग गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र के कोल्हापुर की तस्वीरें हैं। कोल्हापुर में आग का तांडव। केमिकल फैक्ट्री में जोरदार धमाके के बाद आगजनी आग लग गई। कोल्हापुर में आग का तांडव, करोड़ों का सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाने की कोशिश की गई। तो कोल्हापुर मुंबई से तस्वीरें हैं जहां पर केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। तेज धमाके की आवाज़ सुनाई दी और उसके बाद आग लग गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कोल्हापुर की केमिकल फैक्ट्री की। और उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले एसपी को बड़ा झटका। एसपी के मौजूदा विधायक सुभाष राय बीजेपी में शामिल होंगे। अम्बेडकर नगर के जलालपुर से विधायक हैं सुभाष राय। तो एसपी के मौजूदा विधायक सुभाष राय भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। अम्बेडकर नगर के जलालपुर से विधायक हैं सुभाष राय। तो लगातार नेताओं का दल बदलने का सिलसिला अभी भी उत्तर प्रदेश में चल रहा है। एसपी के मौजूदा विधायक सुभाष राय बीजेपी में शामिल होंगे। अम्बेडकर नगर के जलालपुर से विधायक हैं सुभाष राय। यूपी के चुनाव से पहले लगातार
तमाम नेता अलग अलग दलों को छोड़ रहे हैं और यहाँ समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। अंबेडकर नगर के जलालपुर से सुभाष राय ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी है। और हमारे सहयोगी दीपक चौबे जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तो दीपक, लगातार नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला चल रहा है। अब यहां से अंबेडकर नगर से भी समाजवादी पार्टी के नेता ने पार्टी छोड़ दी है। ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं? तो चलिए, दीपक से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो लगातार तमाम पार्टी के जो नेता हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं। एसपी के अंबेडकर नगर के जलालपुर से विधायक हैं सुभाष राय, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया है। तो लगातार उत्तर प्रदेश में नेता अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं। कुछ का टिकट कटने का डर है, तो कुछ को लगता है कि शायद उस पार्टी में उनके लिए जगह नहीं बन पाएगी। तो लगातार उत्तर प्रदेश में हमने देखा, चुनावों की घोषणा होने के बाद से ही तमाम पार्टियों से दल बदल की खबरें आ रही हैं। तो यहाँ पर एसपी के मौजूदा विधायक थे सुभाष राय, अंबेडकर नगर के जलालपुर से विधायक थे और उन्होंने पार्टी समाजवादी पार्टी छोड़ दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी चुनाव में एसपी के मौजूदा विधायक सुभाष राय भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। अंबेडकर नगर के जलालपुर से विधायक हैं सुभाष राय, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। तो यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को इसे एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। एसपी के मौजूदा विधायक सुभाष राय भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। अंबेडकर नगर के जलालपुर से विधायक हैं सुभाष राय। और हमारे सहयोगी दीपक चौबे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। दीपक, तो लगातार चुनाव से पहले ये पार्टी बदलने का सिलसिला अभी भी जारी है। समाजवादी पार्टी के नेता अंबेडकर नगर से सुभाष राय, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। तो क्या ये भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं? तो रुक करते हैं अगली खबर का। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी का बढ़ेगा कुनबा, ईडी के पूर्व निदेशक राजेश्वर सिंह थामेंगे बीजेपी का दामन। थोड़ी देर में पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं राजेश्वर सिंह। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी के पूर्व निदेशक राजेश्वर सिंह भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर, थोड़ी देर में पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं राजेश्वर सिंह और यूपी चुनाव में वो ताल ठोक सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी के पूर्व निदेशक राजेश्वर सिंह थामेंगे भारतीय जनता पार्टी का दामन। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक का दूसरा दिन है। छठे और सातवें चरण के उम्मीदवारों को लेकर जारी है मंथन। कोर ग्रुप के बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई नेता मौजूद हैं। सीएम योगी भी कोर ग्रुप की बैठक में मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, दूसरा दिन है आज कोर ग्रुप की बैठक का। छठे और सातवें चरण के चुनावों के लिए नामों का फाइनल होना है, लिस्ट फाइनल होनी है, नाम तय होने हैं। उम्मीदवारों की लिस्ट के लिए ये मंथन चल रहा है। 2 दिन, दूसरा दिन है आज। कल भी रात को लगभग 1 बजे तक ये बैठक चली थी और आज सुबह फिर 11 बजे से ये बैठक कोर ग्रुप की शुरू हुई है। तो इसमें तमाम चेहरे आप देख सकते हैं, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं और मंथन चल रहा है छठे और सातवें चरण के लिए। योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो पूर्वांचल की जो सीट है उनका फैसला होगा कि इसको कहाँ से टिकट मिलता है। तो ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ये पूरे की पूरी कोर ग्रुप की बैठक। लगातार ये मंथन चल रहा है यहाँ पर और दूसरा दिन आज इस बैठक का है। छठे और सातवें चरण के लिए जो चुनाव होने हैं उसके लिए उम्मीदवारों के नाम को लेकर ये मंथन यहाँ चल रहा है। छठे और सातवें चरण के उम्मीदवारों को लेकर मंथन जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक यहाँ पर चल रही है। दूसरा दिन आज है। तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं, वरिष्ठ नेता, और चर्चा मंथन दूसरा दिन है आज बैठक का।
कल भी लंबी बैठक चली थी, रात के 1 बजे तक ये बैठक चली थी और हमारे सहयोगी दीपक चौबे जुड़ चुके हैं। दीपक, बैठक अभी चल रही है, कोर ग्रुप की बैठक आज चल रही है, क्या खबर निकल कर आई है आज इस बैठक से? जी देखिए, अगर रमन बात की जाए तो अभी बैठक चल रही है, खुद गृह मंत्री की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। क्योंकि कहा जाता है कि 2013 या 14 या फिर जब 17 की बात की जाए तो लगातार गृह मंत्री यूपी को लेकर बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेते रहे और उनका ही फॉर्मूला था कि बूथ बूथ तक पार्टी को लेके जाना है। तो उसी के हिसाब से आज बैठक चल रही है और करीब 6ठे और 7वें चरण की आज बैठक कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीदवारों के नाम के मोहर लग जाए कि हाँ यही उम्मीदवार होंगे। उसके बाद ये केंद्र चुनाव समिति को भेजा जाएगा और कहा जा रहा है कि 25 यानी कल शाम 5 बजे या 6 बजे के आसपास केंद्र चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक होगी। उसके बाद आखिरी जो 6ठे और 7वें चरण के जो उम्मीदवारों के जो नाम है वो घोषणा कर दी जाएगी। और देखिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि लास्ट फेज के 6ठे और 7वें में, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री बनारस से आते हैं, उनका संसदीय क्षेत्र बनारस है, तो वहाँ के भी कुछ सीटों पे चर्चा हो रही है। और बात की जाए तो सलेमपुर है, बलिया है, गाजीपुर है, आजमगढ़ है, ऐसे कई सारे सीट जो लोकसभा क्षेत्र है उनके विधानसभा पर चर्चा हो रही है। तो अभी थोड़ी देर में ही जब बैठक ही खत्म होगी उसके बाद अधिक जानकारी आपको बता पाएंगे, क्योंकि ये बड़ी बैठक है और क्योंकि 60वें और 6ठे और 7वें चरण की है। और कहा जाता है कि अगर लखनऊ का रास्ता अगर कहीं से होकर जाता है तो ये वही दोनों क्षेत्र हैं जहां से लखनऊ की सत्ता पर बैठने के लिए लगातार प्रयास किए जाते रहते हैं। रमन, देखिए दीपक, कई लोगों ने पार्टी भी छोड़ी है, जैसे कि अभी खबर आई है कि अंबेडकर के जलालपुर से जो विधायक है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में इन्हें जगह मिल सकती है, तमाम लोगों को जो अभी भी दल छोड़ रहे हैं? जी देखिए, बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि जो सुभाष राय हैं ये अंबेडकर नगर के जलालपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे हैं और कहा जा रहा है कि अभी से मुश्किल से 4 से 5 मिनट तक के बीच में ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे और वहीं से ये भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। कई ऐसे विधायक हैं जिनकी नाराजी समाजवादी पार्टी से है, क्योंकि लगातार जो बीजेपी से छोड़ के जो पार्टी जो जा रहे, जो समाजवादी पार्टी में जा रहे, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भी पता है कि फूट तो होनी है। तो ऐसे ही वो लोग जिनको टिकट नहीं मिल रहा है वो अब भाजपा की तरफ से रुख कर रहे। देखिए, अगर बात की जाए तो कुछ दिन पहले ही अपर्णा यादव ने, क्योंकि अगर बात की जाए तो जब स्वामी प्रसाद मौर्य जब बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी में गए थे तो एक बड़ा फूट था, उनके साथ दारा सिंह गए और 8 से 9 विधायक चले गए। तो उसके बाद बीजेपी ने एक रणनीति बनाई और अपर्णा यादव को बीजेपी में शामिल करा दिया। कहा जाता है जब ये शामिल हुई तो उसके बाद खुद कहा जाए कि यादव परिवार में बीजेपी ने एक बड़ी सेंध की थी। उसके बाद कई ऐसे विधायक हैं जो लगातार बीजेपी के संपर्क में हैं, वो आना चाहते हैं पर क्योंकि बीजेपी दीपक आप नजर बनाए रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी ये दल बदल की चीजें और देखने को मिलती रहेंगी। संबित पात्रा ने अखिलेश पर वार किया है। उन्होंने कहा कि जिन्ना से जो परे प्यार वो पाक से कैसे करे इनकार। अखिलेश यादव पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मानते। 2017 से पहले यूपी की छवि अलग थी, आज यूपी में विकास हो रहा है। योगी राज में यूपी की छवि में सुधार हुआ है, ये संबित पात्रा ने कहा। तो संबित पात्रा ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव को पाकिस्तान परस्त बताया और कहा कि अखिलेश यादव पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मानते। जिन्ना से जो करे प्यार वो पाक से कैसे करे इनकार। नायद हसन के नाम पर पूरे देश में आक्रोश था। तो संबित पात्रा ने एसपी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। ये लिखा इलेक्शन कमीशन, वो चाहते हैं कि हमारे जो मीडिया के बंधु बैठे वो ओपिनियन पोल ना दिखाए, ओपिनियन पोल ना करे। स्वाभाविक है, आज ओपिनियन पोल पे बरसे हैं। मैं आज लिख के दे रहा हूं 10 मार्च को ईवीएम पे बरसे। आज ओपिनियन पोल खराब नजर आ रहे हैं, 10 मार्च को शाम तक बोलना शुरू कर देंगे ईवीएम खराब थे तभी हम हार गए। ना इनको जनता की ओपिनियन से मतलब है, ना इनको संस्थाओं के ईवीएम और कोर्ट से मतलब है। इनको केवल और केवल गुंडई से मतलब है और किसी विषय से मतलब नहीं। और देश में कोरोना की बड़ी रफ्तार, 24 घंटे में 3.6 लाख नए मामले, एक दिन में 439 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में आज से स्कूल खुले हैं। तो देश में कोरोना की रफ्तार बढ़ गई है और 24 घंटे में 3.6 लाख नए मामले सामने आए हैं। 439 लोगों की एक दिन में मौत हुई है। हालांकि महाराष्ट्र ने स्कूल खोल दिए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में आज से स्कूल खुल गए हैं। देश में कोरोना की रफ्तार बढ़ी है। अभी तक 24 घंटे में 3.6 लाख नए मामले सामने आए हैं।
एक दिन में 439 लोगों की मौत हुई है। लेकिन इन बढ़ते मामलों के बीच में इस वक्त महाराष्ट्र ने स्कूल खोल दिए। और हमारे सहयोगी शुभम पांडे जुड़ चुके हैं मुंबई से। शुभम, मामले लगातार बढ़ रहे हैं, मुंबई की हालत भी अच्छी नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है। हालांकि महाराष्ट्र के कई जिलों में कोरोना वायरस के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से जो महाराष्ट्र के अन्य जिले वहां पर आज से स्कूल नहीं खुले, लेकिन मुंबई शहर में आज से स्कूल खोल दिए। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक के जो स्कूल है वो आज से खुलेगा। हालांकि जो पेरेंट्स है उन्हें साफ तौर पर महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने कहा, और साथ जो महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे उन्होंने कहा कि जरूरत नहीं है तो बच्चों को स्कूल ना भेजे। ये एहतियातन के तौर पर स्कूल खुला है, अगर वो समझते हैं कि बच्चे स्कूल जाके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं तो ही पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजे। इससे पहले भी पिछले महीने में स्कूल चालू किया गया था, लेकिन 15 दिन के अंदर स्कूल बंद कर दिया था क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर मुंबई में दस्तक दे चुकी थी और मामले तेजी से पैर पसारकर मुंबई में बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही मामले में थोड़ी सी कमी देखने को मिली, तुरंत ही महाराष्ट्र सरकार ने आज से स्कूल खोल दिया है। हालांकि आज स्कूल खुले तो है, लेकिन जिस तरीके से जो उपस्थिति बच्चों की होनी चाहिए थी वैसे दिखाई नहीं दी। कई सारे जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को आज भी नहीं भेजे, 1-2 दिन का समय देखेंगे, उसके बाद अपने बच्चों को भेजेंगे स्कूल में। जी शुभम, देखिए जो फर्स्ट से बच्चे होते हैं, 5वीं तक के बच्चे होते हैं, बेहद छोटे बच्चे होते हैं, और ऐसे में वो कोविड प्रोटोकॉल फॉलो कर पाए, तमाम जो सावधानियां वो रख पाए, बेहद मुश्किल होगा। तो इसलिए जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय तो नहीं है सरकार का। देखिए, जिस तरीके से मामलों में लगातार जो कमी देखने को मिली मुंबई शहर में, मौत का आंकड़ा वो कमी उसमें देखने को मिली, तो उसके बाद सरकार ने फैसला लिया था। कहीं न कहीं महाराष्ट्र को सरकार को थोड़ा और सोच समझ के विचार करना चाहिए था, क्योंकि महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों की बात है तो वहां पर आज से स्कूल खुले ही नहीं, वहां पर बंद है, क्योंकि वहां पे कोरोना वायरस के मामले लगातार तेजी से पैर पसार के बढ़ रहे हैं। तो सरकार ने पहले से ही जो वहां के स्थानीय प्रशासन है, वहां के कलेक्टर, वहां की महानगर पालिका को उनके ऊपर छोड़ दिया है कि आपको लगता है आपके इलाके में कोरोना वायरस के मामले अगर कम है तो ही आप स्कूल शुरू करिए। मुंबई में मामले कम है, इस वजह से बीएमसी ने इसे हरी झंडी दिखाई और आज से बच्चे जो है आना शुरू किए। जो आपने कहा कि 1 से लेकर 5वीं तक के जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी पूरी तरह स्कूल के ऊपर जो है सौंप दी गई है। जो स्कूल चल रहे हैं वो 1 से 2 घंटे की चल रहे हैं। पहले जो 6-6 घंटे स्कूल चलते थे, अब 1 से 2 घंटे की चल रहे हैं, और बच्चों को डिवाइड रखा गया है कि इस घंटे में इतने बच्चे आएंगे, इस घंटे में इतने बच्चे आएंगे, बाकी जो बच्चे नहीं आ पाएंगे उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है। तो ये फैसला जो है बीएमसी के ऊपर थोपा गया था। बीएमसी ने सोचा कि मामले कम है तो स्कूल शुरू कर दिया जाए, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। इसी में फरवरी और मार्च में 10वीं 12वीं का एग्जाम होना है, बच्चे जब क्लास में आएंगे तो अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुंबई में स्कूल खोले गए हैं, हालांकि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं।